नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से और एम्स जोधपुर और माय एफएम का ये छोटा-सा प्रयास जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके किसी भी विषय के बारे में जो मेडिकल टर्म्स हैं या मेडिकल जो बीमारियाँ हैं या मेडिकल का जो दौर चल रहा है, उसके बारे में कोई भी ऐसे सवाल जो आपके ज़हन में आते हैं, उनके जवाब हम एक्सपर्ट से जान सकें। इसी कड़ी में आज का हमारा जो ये लाइव सेशन है, वो हम लेकर हाज़िर हुए हैं और हर बार की तरह हमारे साथ जोधपुर एम्स से 2 विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑट्रो हाइड्रोनोलॉजी ईएनटी एम्स जोधपुर डॉक्टर अमित गोयल साहब एंड डॉक्टर विधि जैन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एम्स जोधपुर। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा आप और आपका परिवार जो है वो कैसा है? अनम्यूट कर लीजिए एक बार माइक्स को प्लीज़। जी, डॉक्टर साहब आप और आपकी फैमिली कैसी है? ऑल गुड एंड सेफ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अभी तक सब ठीक है। कोरोना होके रिकवर हो गए हैं। That's great news, sir. What about you, ma'am? No, all fine. All fine, ma'am. मैम आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं आप दोनों को विदित है कि इस पर काफी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये दोनों एक ही तकलीफ है जिसका जिक्र हो रहा है इन दिनों डॉक्टर साहब? मैम आई थिंक आप ज्यादा चाहूंगी कि ये टर्म ब्लैक फंगस गलत है एंड टर्म म्यूकोरमाइकोसिस इज द राइट टर्म। ये दोनों एक चीज नहीं है। तो इस समय जिस फंगस की बात सब जगह चल रही है दैट शुड बी कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस। ओके, थोड़ा सा इस बीमारी और इस इन्फेक्शन के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा मैम, क्या है ये? आई थिंक सर बेटर बता पाएंगे इसका क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमित गोयल साहब से कि थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या है ये इन्फेक्शन, क्या है ये तकलीफ? सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। ये बीमारी नई नहीं है। ये काफी समय से नोन है इस बीमारी के बारे में और इसके मरीज आते भी रहे हैं बीच बीच में। प्रॉब्लम यह है कि अभी जितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में कभी एक साथ इस बीमारी के मरीज नहीं पाए गए और इसीलिए जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस अभी इस समय हो रहा है। फंगस जो है वो हमारे वातावरण में हर जगह मौजूद है। हर जगह से मतलब मेरा मतलब हर जगह, हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। नॉर्मल कोर्स में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इससे आराम से लड़ सकती है। ये हावी तभी होता है जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और उसके बाद ये अपना बीमारी पैदा करने वाला रूप दिखाता है। तो ये जो है इसमें जैसे हमने घरों में भी चीजों पे देखा है, ये जब फंगस अंदर घुस जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जब घुस जाता है उस समय ब्लड वेसल्स के जरिए उनको जाम कर देता है। तो पर्टिकुलर हिस्सों की धीरे धीरे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और वो डेड टिश्यू बन जाते हैं और इस वजह से ये काफी गंभीर बीमारी है क्योंकि ये काफी तेजी से फैलती है हमारे शरीर के अंदर। सर काफी लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुआ है। ब्लैक फंगस किस कारण से होता है? मनीष जेठानी ये जानना चाह रहे हैं इस समय। मैम म्यूकर के बारे में ये जो इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस ये स्पोर्स से फैलने वाली बीमारी है। ये स्पोर्स पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। हवा में हर समय ये स्पोर होते हैं। अगर हम खेतों की तरफ जाएं या खुली फील्ड्स की तरफ जाएं तो स्पोर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जोधपुर या और ऐसे डेजर्ट इलाकों में जहां धूल वाली आंधी ज्यादा चलती है तो उसके साथ ये स्पोर्स ज्यादा दूर तक फैल सकते हैं। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ये बीमारी कहां से आती है तो ये हवा में फैले वाले स्पोर्स जो पूरे इंडिया में सब जगह है वहां से आती है। अब किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती कैसे है? अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाए और बहुत समय तक डाउन रहे तब ये स्पोर्स आपके अंदर घुस जाते हैं और आपका बॉडी इन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। नॉर्मल इंसान के अंदर भी सारे दिन ये स्पोर घुसते रहते हैं
लेकिन नॉर्मल बॉडी इन स्पोर्स को बाहर निकाल देता है और इन्फेक्शन को सेटल नहीं होने देता। तो करंट पैंडेमिक के टाइम पे कोविड हमारी बॉडी को थोड़ी हमारी इम्यूनिटी कम कर देता है, लेकिन अगर साथ साथ किसी को पहले से ही डायबिटीज हो या फिर कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत लंबे दौरान में हाई डोज स्टेरॉइड्स अगर चले तो इस बीमारी के चांसेस कोविड के रिकवरी के टाइम पे बढ़ जाते हैं। मैम एक सवाल विशाल का आया है यहाँ पर। विशाल पूछ रहे हैं कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है और इसके लिए कोई होम रेमेडीज या इसे क्योर करने का कोई सुझाव आप देना चाहें? होम रेमेडी बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो अमूमन कई बार बड़े वेग से लक्षण होते हैं। जो कॉमन लक्षण है वो ये है कि चेहरे पे सूजन, खासतौर से अगर एक तरफ सूजन हो, चेहरे पे सुन्नपन हो जाए, कोई काला चकत्ता आ जाए, आंख में सूजन आ जाए, दिखने में प्रॉब्लम हो, आंख का मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाए, नाक बंद हो, नाक से पपड़ी काफी आने लगे, तो ये सब इसके शुरुआती लक्षण हैं। और अभी इस समय इन लक्षणों पर ध्यान देना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जिस बड़ी तादाद में ये बीमारी आ रही है उसमें इनमें से किसी भी लक्षण को हम इग्नोर ना करें, क्योंकि इस बीमारी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जितना जल्दी अगर आएंगे उतना ही इसके इलाज की सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा ये ब्लैक फंगस शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मैम या सर आप दोनों में से जो भी इसका जवाब, ये ब्लैक शब्द मैं बताती हूँ जी। ये एक्चुअली शुरुआत हुई बीबीसी न्यूज पे। किसी न्यूज रिपोर्टर ने गलत वर्ड ब्लैक फंगस यूज किया और अगले दिन से बीबीसी ने इस वर्ड को यूज कर दिया। लेकिन इंडिया एक जगह है जिसने बीबीसी को एक बार सुना और अब सब ब्लैक फंगस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज वर्स, आई थिंक बाकी जर्नलिस्ट अपने मन के रंग लगाकर, आज व्हाइट फंगस आ गया न्यूज में, कल ग्रीन येलो सब कुछ आ गया। So let's not call it black fungus. The term is mucormycosis. Okay. And probably the reason to call it black fungus was क्योंकि इसमें जो नाक के अंदर की या जो डेड टिश्यू है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए उन्होंने इसको शायद नाम दिया हो ब्लैक फंगस। दैट्स व्हाट आई कैन। ओके सर, इसके प्रारंभिक लक्षण जो हैं उसके बाद में क्या एक्शन लेना चाहिए कॉमन मैन को? अगर अच्छा पहले तो सर एक बार वापस से, क्योंकि कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे लाइव में, तो मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? इसके प्रारंभिक लक्षणों में चेहरे पे सूजन आना, खासतौर से एक तरफ होना, और चेहरे पे सूनापन रहना आना, कोई काला चकत्ता आना, तालू के ऊपर कोई काला चकत्ता आना, दांत ढीला होना, दांत में दर्द, नाक बंद होना, नाक से पपड़ी या खून आना, दिखाई कम देना, आंख पे सूजन और आंख के हिलने में, मूवमेंट में प्रॉब्लम, ये इसके शुरुआती लक्षणों में है। और इनमें से कोई भी लक्षण अगर हो तो इमीडिएटली इसमें एक्शन सिर्फ एक ही है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। देयर इज नो अदर वे। आप इसको न रोक सकते हैं, न बढ़ने से रोक सकते हैं, न आप इसका घर पे किसी तरह से कोई इलाज कर सकते हैं। सर जैसे कि डॉक्टर का जिक्र किया आपने, कई बार कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स के बारे में जानते हैं, वो एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं, पर कई बार ऐसी जगहें भी होती हैं जहां उस तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिल पाते। तो कोई सुझाव है आपका फर्स्ट एड को लेकर, या कैसे प्रारंभिक रूप में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें तब तक जब तक आपको एक्सपर्ट की एडवाइस ना मिले? अनफॉर्चुनेटली इसमें फर्स्ट एड जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी और दवाइयां हैं, और दवाइयां भी इसकी कॉस्टली आती हैं, तो अमूमन वो पेरिफेरल एरियाज में अब मौजूद भी नहीं होती और वहां पे उनको यूज करने की इतनी एक्सपर्टाइज भी शायद नहीं होती हो। तो फर्स्ट एड या वैसी तो कोई चीज नहीं है। फर्स्ट एड के मामले में तो अगर मरीज की जनरल कंडीशन के हिसाब से कुछ अगर उसमें है, कोई सांस में प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से हम इमीडिएट केयर दे सकते हैं। बट एज फार एज म्यूकोरमाइकोसिस इज कंसर्न, देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट एड। It has to be operated. It has to be given medicines. Otherwise, we won't be able to cure it. यहाँ पर सर सीपी आसेरी साहब का सवाल है कि ब्लैक फंगस से बचाव कैसे करें? आज हाँ मैम, आप कुछ कह रहे हैं? करंट कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हम सब ने सुना है कि हमें मास्क लगाना है जिससे कि हमें कोविड से प्रोटेक्शन मिले, लेकिन जब कोविड हो गया है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब तो हो गया, अब मास्क लगाने की क्या जरूरत है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन केसेस जहां पे हम इस चेंज को ला सकते हैं, क्योंकि जो अभी कोविड से रिकवर हुआ है
अभी उसकी इम्यूनिटी डाउन है। हो सकता है उसने अभी स्टेरॉइड लिए हो, टोसिलिजुमैब या ऐसी कोई दवाई ली हो, अब उसका बॉडी ब्लैक फंगस के लिए या म्यूकरमाइकोसिस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। तो जिसकी रिकवरी कोविड से चल रही है उसे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए मास्क लगाने में। जिस तरह से हमने देखा कि कोविड छोटे छोटे पार्टिकल से फैलता है जो हवा में मौजूद होते हैं, जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस उसकी पार्टिकल्स कोविड से ज्यादा बड़े हैं। तो इसके लिए आप N95 मास्क अगर नहीं भी लगाएं, सिर्फ क्लॉथ मास्क का ही यूज करें तो इसके स्पोर्स से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने घर पे, हो सकता है कई लोगों के घरों में लोगों को कोविड हो या आपके जान पहचान के आपके रिलेटिव्स को अभी कोविड हुआ है और वो रिकवर हुए, तो वो लोग स्पेशली मास्क लगाने में ध्यान दें। और अगर आपके आसपास मतलब खेत वेत हैं या आपकी ऑक्यूपेशन है खेतों से रिलेटेड, आप फार्म में काम करते हैं या आपके घर में प्लांट्स हैं और आपको प्लांट्स के साथ डील करना पसंद है, तो भी गार्डनिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करिए अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स एंड सॉइल के आसपास इसके स्पोर्स ज्यादा होते हैं। तो मास्क वेयरिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम स्पोर्स वुड बी बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज। मैं आप सबसे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये जानकारियां आप जरूर साझा करें। ये बहुत बारीक जानकारियां हैं जिसके बारे में कई बार हमें पता नहीं होता और हम उस चीज का शिकार हो जाते हैं। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है इसमें रेक्स, जी जी एक चीज और थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मास्क पहने और क्लोथ मास्क अगर पहने तो उसको डेली धोएं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाइजीनिक मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोथ मास्क लोग कई दिनों तक यूज करते हैं, दैट इज नॉट गुड। ये बहुत सही कहा आपने कि क्लोथ मास्क को कोई धोता भी बहुत रेयर है और उसके बाद में और चीजें कहीं ना कहीं बदतर हो जाती हैं। आपके इसी कंटेंट से जुड़ा हुआ एक और सवाल आया है अंबिका जैन का। ये कह रही हैं, इट इज पॉसिबल कि जिसको कोविड नहीं हुआ है उसे भी ये तकलीफ या बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। और कन्वेंशनली ये जो बीमारी पाई जाती है ये डायबिटिक्स में, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, किडनी डिजीज के पेशेंट्स में या और कोई क्रोनिक बीमारियों के पेशेंट्स में या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हो, क्योंकि इन सभी मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है। और अभी भी जो मरीज आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम मरीज डायबिटिक्स हैं जिनकी शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, और उसमें से भी अधिकतर मरीज वो हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं किसी न किसी वजह से। सो बिना कोविड के भी ये बीमारी हो सकती है, बट अभी मैक्सिमम मरीजों में कोविड की हिस्ट्री और स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री पाई जा रही है। ओके, और यहाँ दिनेश चौहान का सवाल है कि उनके कोई रिलेटिव यहाँ एम्स में एडमिट थे इसी तकलीफ को लेकर और अब वो घर पर हैं, तो उन्हें घर पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? शुगर कंट्रोल रखें, दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे, तो ये बीमारी हम पे हावी कभी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैडम ने बताया, म्यूकोरमाइकोसिस हर जगह मौजूद है, आज भी मौजूद है। जो ठीक होके गए उनके शरीर में भी मौजूद है। ये सारा खेल हमारी इम्यूनिटी का है। जिस दिन इम्यूनिटी वापस से डाउन गई, ये बीमारी वापस आ सकती है। तो इससे परमानेंट बचाव का या परमानेंट इलाज का कोई तरीका नहीं है, एक्सेप्ट कि हम अपने शुगर्स और इम्यूनिटी को ऑप्टिमल लेवल पे रखें। वैसे सर, ये आजकल सूचनाएं ज्यादा फैलने से एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है वो की है कि पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है सर। शायद ये ज्यादा इंफॉर्मेशंस का ट्रेवल करने से ये एक नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी इसी से जुड़ा हुआ मुस्कान का सवाल है। वो कह रही हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, पहले कोरोना से रिकवर भी हुई हूँ, मेरे दांतों में दर्द है, तो क्या मुझे इस तरह की कोई तकलीफ हो सकती है? क्या कहेंगे आप? आई थिंक राइट नाउ जो कोविड से रिकवर करते हुए लोग हैं, अगर वो करंटली डायबिटिक है और उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है एंड उन्होंने रिसेंटली स्टेरॉइड लिया है, तो दांत के दर्द को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस की एक प्रेजेंटेशन तो है फेस पे दर्द होना और आंखों का इन्वॉल्व होना, एक दूसरी और काफी इमर्जिंग प्रेजेंटेशन दांत के दर्द के साथ भी है, जो कि बहुत जल्दी ऊपर स्प्रेड हो सकता है। तो अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो कोविड से रिसेंटली रिकवर हुआ है, जिसकी डायबिटीज या शुगर कंट्रोल में नहीं है और जिसने रिसेंटली स्टेरॉइड लिया है, अगर दांत का दर्द है तो उसे इग्नोर ना करें, लेकिन डेंटिस्ट को ही दिखाएं, उसे सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश मत करें और ना करने की बस म्यूकरमाइकोसिस हो गया एंड पैनिक करें। हर दर्द म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है।
जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और एक सवाल सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि क्या ये बीमारी कोविड से पहले एग्जिस्ट करती थी? मेरा ख्याल है इसका शुरू में मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल ये बीमारी शुरू से एग्जिस्ट करती है। बीमारी नई नहीं है, लेकिन जिस तादाद में मरीज आ रहे हैं वो थोड़ा सा अप्रत्याशित है। अच्छा सर, एक सवाल इनफैक्ट जी 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 इससे रिलेटेड एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगी। हम लोग एम्स जोधपुर में फंगल लैब में ये बीमारी, जैसा सर ने कहा कि ये वैसे भी होती है, तो अगर हम 2019 की बात करें तो हमने 2019 में इसके अराउंड 7 to 8 केसेस पूरे साल में देखे हैं, सब डायबिटिक पेशेंट्स में हैं। 2020 में कोविड की वजह से इसका राइज हुआ है और हमने 13 केसेस देखे हैं, और 2021 में जनवरी से अप्रैल तक तो हमारे पास 8 ही केसेस थे, लेकिन सिर्फ मई के मंथ में हमारे पास 32 केसेस आ गए हैं। So the disease existed before, but it is on the rise right now. एक सवाल यहाँ पर ये था मैम कि इस बीमारी में, जैसा सर ने भी बताया कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, पर क्या ट्रीटमेंट से मतलब बेनिफिट मिल जाएगा फॉर श्योर, ऐसा भी है या अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है? ट्रीटमेंट, हाँ, ट्रीटमेंट से बेनिफिट देखिए, इस बीमारी में जैसा, अब मैं वापस दोहराऊंगा, मरीज की इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा रोल है सर्जरी और दवाइयों का। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सभी मरीज जो हैं पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, बट हाँ, अगर जल्दी प्रेजेंट करें और उनको सही समय पे सही इलाज मिल जाए तो अधिकतर मरीज ठीक हो सकते हैं। मैं अभी इसमें से कोई फिगर नहीं देना चाहूंगा कि इसमें कितने परसेंट मॉर्बिडिटी, कितने मोर्टेलिटी, बिकॉज वो अननेसेसरी पैनिक का कारण बनेगा। बट हाँ, इसमें अगर लेट प्रेजेंट करते हैं मरीज, जिनमें आंख में या दिमाग में बीमारी जा चुकी है, उनमें मोर्टेलिटी रेट्स बहुत हाई हैं। तो द की इज जल्दी प्रेजेंट करें और प्रॉपर इलाज टाइम पे मिल जाए, तो काफी मरीज घर पे ठीक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके मरीज ठीक नहीं होते, ये एक मिथ है। मिथ है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सर, जैसा कि हमने पहले कहा कि पेशेंट जितनी जल्दी प्रेजेंट करे उतने हायर चांस हैं कि लाइफ तो सेव हो ही जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी जो सेव हुई। जो लोग बाद में प्रेजेंट करते हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा सर्जरी अंडरगो करनी पड़ती है, उनके लिए ही बुरा है। तो बैक अगेन, आप जितनी जल्दी प्रेजेंट करें और उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब करेक्ट पर्सन को प्रेजेंट करके जल्दी सर्जरी कराएं, तो रिकवरी इज ऑलमोस्ट मोर देन 90% इन दीस केसेस। ये मुस्कान का ही एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका डायग्नोज का क्या प्रोसेस है? इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग जो है ना टिश्यू लेके भेजते हैं, वो मैडम के पास ही भेजते हैं। तो आगे की प्रक्रिया मैडम बताएंगी वो उस टिश्यू के साथ क्या करती हैं, बट ये हमें रिपोर्ट दे देती है कि हाँ, इस मरीज को मिल रहा है। आज हम पहली बार एक्सक्लूसिव जानने वाले हैं कि क्या होता है उन टिश्यू के साथ। जी विधि जी। तो हमारे पास जब मरीज की डायग्नोसिस हम बनाते हैं तो 2-3 तरह के टिश्यूज आते हैं, और बेस्ट टिश्यू इसमें है कि अगर एक एंडोस्कोप डालकर नाक के अंदर से, जो सर निकालते हैं, फेस नाम के प्रोसीजर से इस टिश्यू की बायोप्सी करी जाती है, और इस बायोप्सी में एक प्रोसीजर हमारा माइक्रोस्कोपी का होता है, और माइक्रोस्कोप पे देख के, मतलब अगर सब सही कंडीशंस में फटाफट सैंपल हमारे पास आ जाए तो विद इन 5 to 10 मिनट्स हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये तो इजीएस्ट है। सेकंड है कि जब किसी की एक्सटेंसिव सर्जरी करी जाए, अंदर ब्रेन तक पहुंच गया है, जहां तक भी पहुंच गया है, उस वाली सर्जरी से निकला हुआ जो टुकड़ा होता है उसका माइक्रोस्कोपी भी करा जाता है, और एक प्रोसीजर होता है कल्चर, जिसमें हम फंगस को लैब में उगाते हैं। तो एक्चुअली अगर इस फंगस को हम लैब में उगाएं तभी हम इसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इसके लिए राइट ड्रग 100% डिसाइड कर सकते हैं। तो अब कोई लैब्स हैं जो माइक्रोस्कोपी एज वेल एज फंगल कल्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो वहां पूरी डायग्नोसिस हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी के अलावा पैथोलॉजी भी इसमें काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो हिस्टोपैथोलॉजी इज अ प्रोसीजर जिसमें निकाले हुए टिश्यू को फिक्स करके स्लाइड्स बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, फ्यू डेज। तो अगर रैपिड डायग्नोसिस बनानी है तो करंटली माइक्रोस्कोपी सबसे क्विक है, लेकिन उसके लिए सैंपल हाई क्वालिटी होना चाहिए
एंड एंडोस्कोपिक बायोप्सी या डीप टिश्यू बायोप्सी इज द राइट सैंपल। ओके, तो ये आज हमने आपको हमारे इस सेशन से पूरा बता दिया है कि कैसे सैंपल का टेस्ट होता है और कैसे आप तक रिपोर्ट पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित गोयल साहब एंड डॉक्टर विधि जैन साहिबा। यहीं पे एक सवाल आया है शान सिंह का, ये पूछ रहे हैं कि बच्चों पर भी इसका असर होता है क्या? हम लोग जैसे सर आपको ईएनटी के हिसाब से बता सकते हैं, दैट इज जो लोग हेड एंड नेक प्रेजेंटेशन से आते हैं वो जनरली सर के पास आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम जोधपुर और राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में चाइल्डहुड डायबिटीज बहुत ही कॉमन डिजीज है एंड कई सारे बच्चे जो बाय बर्थ डायबिटिक होते हैं, ये बच्चे करंट पैंडेमिक में बहुत ही ससेप्टेबल हैं। और हम 3 केसेस देख चुके हैं जिसमें 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों में 2 बच्चों में ब्रेन वाला प्रेजेंटेशन था और एक बच्चे के अंदर लंग्स में प्रेजेंटेशन। हम ये लास्ट मंथ से अब तक हम 3 केसेस देख चुके हैं एंड तो इसलिए बच्चों को डेफिनेटली अफेक्ट करती है और बच्चों को भी सेल्फ ट्रीटमेंट करने से रोकें और डायबिटीज का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है बच्चों में। इसको कल सर महामारी भी घोषित कर दिया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। हिंदुस्तान सरकार भी इस तरह का आदेश पारित कर रही है, तो किस तरह का संदेश है आप दोनों का? मैं आपके डॉक्टर अमित गोयल साहब से भी जानना चाहूंगा और डॉक्टर विधि जैन साहिबा से भी जानना चाहूंगा कि क्या संदेश है आपका आम जनता के लिए? महामारी घोषित करने से महामारी एक्ट में जो भी बीमारी से रिलेटेड लॉजिस्टिक और दूसरी चीजें हैं वो आ जाएंगी, बट एक जनता पे सीधा संदेश आएगा कि इसको हल्के में ना लें, वो सबसे खास बात है। और मेरा जो लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, अभी इस कोरोना काल में स्टेरॉइड्स का जितना ज्यादा उपयोग हुआ है, खास तौर से कई ऐसे मरीज हमने देखे हैं जिनमें मरीजों ने बहुत अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड खा लिए, कोरोना डायग्नोस भी नहीं हुआ, एक बार फीवर का एपिसोड हुआ और उन्होंने स्टेरॉइड खा लिया बिना किसी जांच के। और कई ऐसे मरीज हैं जिनको डायबिटीज कभी नहीं थी, वो प्री डायबिटिक से स्टेरॉइड्स खाते ही डायबिटीज उनकी फ्लोरेट हो गई, उभर के आ गई और वो म्यूकोर के साथ आ गए। तो इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि म्यूकोर माइकोसिस से मोर्टेलिटी रेट केवल 1.5% है इंडिया में, और सॉरी नॉट म्यूकोर माइकोसिस, आई एम सॉरी, कोरोना से इट्स 1.5% है, बट म्यूकोर माइकोसिस से इससे कई गुना ज्यादा है। तो स्टेरॉइड्स का उपयोग जो है बहुत ही सोच समझ के करें, जहां जरूरी हो, जितनी मात्रा में जरूरी हो। और अर्ली कोविड में कोविड की डायग्नोस होते ही स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा अगर पब्लिक समझ जाए तो मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी डेडली डिजीज, दैट मच आई कैन से। डॉक्टर विधि, मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसको रिपोर्टेबल डिजीज बनाने से फायदा ये है कि जिनने भी ऐसे केसेस देखे हैं, जब वो गवर्नमेंट को ये बात रिपोर्ट करेंगे कि ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो अगर उन एरियाज में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं है तो कम से कम उनके सैंपल्स किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भेजे जा सकते हैं। जैसे कि करंटली अगर आप जोधपुर या राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप बायोप्सी भी निकाल चुके हैं लेकिन आपको कोई लैब नहीं मिल रहा है भेजने का, तो यू कैन डेफिनेटली सेंड द सैंपल्स टू एम्स जोधपुर एंड अदर प्लेसेस। तो अगर आप नोटिफाई करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि इन सैंपल्स को कहां भेजा जाए। सेकेंडली, इस समय म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो मेन ड्रग यूज हो रहा है एम्फोटेरिसिन बी, वो ड्रग भी एकदम से खत्म हो रहा है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने केसेस आएंगे। तो ऐसे टाइम्स पर जिन पेशेंट्स को सच में जरूरत है उन्हीं को एम्फो मिले, एंड कोई जैसे पहले उन्होंने रेमडेसिविर कई लोगों ने होर्डिंग करके रख दिया था या ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड कर दिया था, तो हम नहीं चाहते कि एम्फोटेरिसिन के साथ ऐसा हो। तो जब आप केसेस नोटिफाई करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए और आसान हो जाएगा करेक्ट ड्रग करेक्ट प्लेस पे भेजने के लिए। एंड लास्टली जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे मास्क वेयरिंग वगैरह की, तो इनकी कैंपेनिंग भी उन जगह पे की जाएगी जहां से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जितने भी अगर क्लिनिशियंस या पेशेंट्स हमारा ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके एरिया में कोई केस आया है जो कि कंफर्म्ड है, तो प्लीज इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें सो दैट उस पूरे एरिया में कोई हेल्थ केयर इंटरवेंशन लिया जा सके। ये जिस इंजेक्शन का आपने जिक्र किया था, इसी से जुड़ा सवाल दिनेश का था कि इसकी महत्ता क्या है और इन दिनों ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक दिनेश आपके सवाल का जवाब मैम के स्टेटमेंट से मिल ही गया होगा। निशांत जो है उनका कहना है कि इज इनवर्मेक्टिन गिवन इन कोविड ट्रीटमेंट अ स्टेरॉइड?
देखिए, इस तरह के सवाल मेरा ख्याल है अवॉइड करने चाहिए। वो स्टेरॉइड नहीं है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बट दवाइयों की डिटेल आई थिंक आप कभी भी कोई दवाई लें, उसको आप लोकल डॉक्टर से कंफर्म करें, वो ज्यादा ठीक रहेगा रादर देन, मतलब ये आयुर्वेदिक स्टेरॉइड कुछ नहीं है जी, जी। हाँ, क्या कह आयुर्वेदिक रहे हैं? दवाइयों के बारे में पूछ रहे हैं सर कि उससे कुछ हेल्प मिल सकती है इसमें? बिल्कुल नहीं। चलिए, आई थिंक मेरे सारे सवाल पूरे हो चुके हैं सर। सावधानी का आपने बता दिया, उपाय का आपने बता दिया, ट्रीटमेंट के बारे में आपने बता दिया। अब एक जो सवाल जो मुझे लगता है कि जब हमारा ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, वीडियो लोग देखेंगे, तो उनके ज़हन में शायद सवाल आएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में और जानकारी के लिए एम्स में कहाँ कनेक्ट कर सकता है कोई भी, जो भी हमारा ये वीडियो देखेगा या देख रहे हैं? इसके बारे में जानकारी आप हम लोगों से पता कर सकते हैं, या कोई मतलब इट्स अनलाइकली कि आप फोन करके ये जानकारी पता करें। इनफैक्ट मैं ये कर सकती हूँ कि आप इसे यूट्यूब में जहां शेयर कर रहे हैं, वहां मैं आपके साथ 2-3 एमिनेंट लोगों की कही हुई बातों की वीडियोस शेयर कर सकती हूँ, स्पेशली डॉक्टर अरुण अलोके चक्रवर्ती, जो पीजीआई चंडीगढ़ के हेड हैं और इस समय इंटरनेशनल फंगल काउंसिल के भी हेड हैं। एंड उनके लेक्चर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और उन्होंने काफी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड या एफएक्यूज कवर करे हैं। तो आप चाहें तो मैं आपके ब्रॉडकास्ट के नीचे उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ कि आप सर की टॉक सुन और उससे काफी बेनिफिट करेंगे। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मैम, पब्लिक सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर अमित गोयल साहब, अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे, डिस्कस करना चाहे, टेलीमेडिसिन आपसे डिस्कस करना चाहे, इज इट पॉसिबल? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट रादर पूरे एम्स में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है और डेली हमारे टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन होते हैं और जिन मरीजों को जरूरत पड़ती है फिजिकल भी हम देते हैं। बाकी इमरजेंसी 24 घंटे खुली है, कभी भी आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कम एंड डॉक्टर्स आर देयर टू सी। तो एम्स में वी आर टेकिंग केयर ऑफ दीज पेशेंट्स एट ऑल द फ्रंट्स एंड एजुकेशनल मटेरियल भी आई थिंक सून बहुत जल्दी एजुकेशनल मटेरियल्स भी एम्स की तरफ से आएंगे बाहर, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए। बट सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। द ओनली थिंग इज थोड़ा सा अभी जो पब्लिक अवेयरनेस है विद रिगार्ड्स टू स्टेरॉइड्स एंड मास्क वेयरिंग, दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली बाय पब्लिक। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सर, अभी एक मैसेज पॉपअप हुआ है विजय गुप्ता का। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक फंगस का पेशेंट डिस्चार्ज होकर हमारे पड़ोस में रहता है, तो क्या हमारे लिए कुछ अलार्मिंग है? बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक फंगस के साथ घर में रहने वालों के लिए भी कोई खतरा नहीं है, उनके साथ रहने वालों के लिए भी कोई खतरा नहीं है। ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। मैम, आप कुछ बोलेंगे इस पे? बिल्कुल सर, जैसे मैं कह रही थी कि इसके स्पोर्स एयर में हर समय है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। तो जिसकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसके साथ में 10 लोग भी खड़े होंगे म्यूकोरमाइकोसिस से, उससे कुछ नहीं। सो डोंट वरी अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट्स। और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम आधी अधूरी जानकारी के चलते हुए हमारे एक्सप्रेशन तो शो कर देते हैं लोगों के सामने, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान को वो तकलीफ है, उस बीमारी से ज्यादा आपके इस तरह के स्वभाव से, इस तरह के व्यवहार से भी उसे बहुत परेशानी होती है, जो मानवता के नाते बहुत गलत है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर कोई इन दिनों बीमार है, परेशान है, तो उसकी मदद के लिए जो आप कर सकते हैं दूर रहकर, उसका प्रयास कीजिए, बजाय कि इस तरह के मिथ्स को जानकर या इस तरह के मिथ से घिरकर उनके प्रति विचारधारा बना लें। दैट इज नॉट राइट। इट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। विशाल का सवाल है सर कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितने दिन का होता है? मैंने आई थिंक ये तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि कितना चलता है, पर फिर भी आप एक जवाब अगर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कई बार एक सर्जरी से हो जाता है, कई बार मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं लिमिटेड डिजीज में, बट स्टिल इट गोज फॉर फ्यू वीक्स। इट्स नॉट अ 1 or 2 days ट्रीटमेंट, इट गोज फॉर, ये कुछ सप्ताह तक चलता ही है हर एक में। लिमिटेड डिजीज में भी ट्रीटमेंट कुछ सप्ताह चलेगा ही चलेगा, 3, 4, 5, 6
तो ट्रीटमेंट इसका सप्ताहों में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर डॉक्टर अमित गोयल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विधि जैन साहिबा, थैंक यू सो मच। ऑन अ लास्ट मोमेंट मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप दोनों बहुत व्यस्त थे, पर हमारे निवेदन पर आप सबसे जुड़े। हम दिल से आप दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आखिरी सवाल, क्योंकि ये मेरे ज़हन में चल ही रहा था, किसी ने इनबॉक्स किया है, यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे तो शेयर नहीं किया, उन्होंने इनबॉक्स किया, तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। इन्होंने ये पूछा है कि क्या इस बीमारी से जो किसी इंसान की आंखों की रोशनी अगर चली गई है, तो उसके आने का कोई वापस चांस है या नहीं है? बहुत कम। क्या सर, बहुत आवाज कम। कम हो गई? क्या कहा आपने? बहुत कम। बहुत कम है। तो बस बहुत कम सुरक्षा सर। ही जो है, उसी का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि पैनिक ना हो, सब कुछ ठीक हो रहा है। अमित सर, विधि मैम जैसे लोग अपना पूरा 24/7 आप लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। बस जरूरत है कि आप उनके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएं, तो आई थिंक काफी चीजें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जैसी चीजें बताई गई हैं, कई लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप जो अब नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो वीडियो के प्रारंभ में, इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आंसर कर दिए गए हैं। तो जब भी वीडियो लाइव खत्म हो जाएगा, आप उसे वापस से शुरू से देख लीजिएगा, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं एक बार पुनः एम्स प्रशासन का, डॉक्टर अमित गोयल साहब का, डॉक्टर विधि जैन साहिबा का 94.3 माय एफएम की ओर से और हमारे सारे व्यूअर्स और लिसनर्स की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें इस ब्लैक फंगस, माफ कीजिएगा, म्यूक्रोमाइकोसिस के बारे में इतनी सारी जानकारियां आपने दी है, और निश्चित रूप से हम दिल से आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जोधपुर वासियों को? वैसे तो आप मैसेज दे चुके हैं, एनीथिंग एल्स व्हिच इज लेफ्ट? Stay safe and stay careful. Be careful. That's all. थैंक यू डॉक्टर साहब। Please wear mask. मास्क पहनिए, मास्क ही है सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ा इलाज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सर। Thank you.